जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ये भारत का भूगोल, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ भारत का भूगोल का हम लोग रिवीजन करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। इसमें पहला टॉपिक है सामान्य जानकारी। भारत के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या है दूसरा? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे दूसरा बताया गया है। अभी 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ है। भले ही हमारा देश से चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जब तक जनगणना नहीं हो जाते तब तक सरकारी डाटा नहीं आते हैं, इसलिए अभी दूसरा देश है 2011 के जनगणना के हिसाब से। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल विश्व का मात्र 2.4% है, और जबकि जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का 17.5% सिर्फ भारत में लोग रहते हैं। यानी कि विश्व में जितनी सारी 100% अगर जनसंख्या है विश्व में, तो उसमें से 17.5% लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, यानी कि हमारे भारत के जितने पड़ोसी सारे देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है उसको देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती है? तो इसमें सबसे पहला आता है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये 5 स्टेट। यहाँ पे नाम नहीं पूछता है क्योंकि नाम थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। यहाँ पे बार बार संख्या पूछता है कि कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से साझा करती है, तो 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से साझा करती है। उसके बाद है चीन। लद्दाख, चीन के साथ किस राज्य की सीमा साझा होती है? तो लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है। तो इसका कितना हो जाएगा? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इसका भी 5 हो जाएगा। यानी कि हमारे देश की 5 राज्य की सीमा चीन के साथ साझा करती है। पाकिस्तान का देखते हैं हम लोग। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। कितने राज्यों की सीमा? 5 राज्यों की सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ। अब है नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ भी 5 राज्यों की सीमा साझा होती है भारत की। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इसका 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है म्यांमार। भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसका भी भूटान के साथ हम भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 राज्य सीमा साझा करता है, वो भी लद्दाख। अभी वर्तमान में यह POK में चला गया है, इसलिए। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, अब इसको देखते हैं लोग कि भारत के उत्तरी दक्षिणी बिंदु में सबसे ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। उसके बाद है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी, ये भारत में है। और यह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? क्यूथू, यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पूर्व में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रीक है, गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। अब है हमारे भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है और उसे क्या कहते हैं उसको देखते हैं लोग। तो मैकमोहन रेखा, सबसे पहला है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसके बाद है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा। डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। अगर जब POK पाकिस्तान में नहीं गया था तब यह जो डूरंड लाइन था यह अफगानिस्तान और इंडिया के साथ भी साझा करता था।
जीरो लाइन रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? तो जीरो लाइन कहा जाता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारत का मानक समय जो है वह इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। बहुत स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन होता है कि ग्रीनविच समय से यह कितने घंटा आगे है या पीछे है। ये जो है आगे या पीछे, इसमें ही कन्फ्यूजन होता है कि 5.5 घंटा आगे है या पीछे। तो ध्यान देंगे लोग, आगे है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो सबसे पहला आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इसी तरह याद करेंगे लोग, क्योंकि कभी कभी सजाने के लिए दे देता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है। अगर ट्रिक से याद करेंगे लोग तो पूरब पश्चिम गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहला आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वह सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। यानी कि जो तटरेखा के मामले में देखा जाए तो गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। उसके बाद किसकी है? तो आंध्र प्रदेश के। यहाँ पर ट्रिक दिया गया है GAT, गैट, यानी कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की। उसके बाद आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु की। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कितने बार भी क्वेश्चन आ चुका है कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से कितने ओर से घिरा है? 2 ओर से या 4 ओर से या 3 ओर से? तो ये 3 ओर से घिरा हुआ है। अब हम लोग ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे देखते हैं लोग। यह दर्रे कहाँ है और किस स्टेट या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे पहला है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा उसके बाद है। पीर पंजाल दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा, यहाँ पे बुर्जिल या बुर्जिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। यानी कि यहाँ से ये जो चारों दर्रा है, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ये चारों दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। उसके बाद है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। सिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बरालाचा दर्रा ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बरालाचा दर्रा ये तीनों दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद है लेपू लेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा ये भी कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में। ये तीनों दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। ये लाइन से है। लेपू लेक के बाद माना है, माना के बाद नीति है। उसके बाद है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। जिलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो ये भी सिक्किम में है। नाथुला और जिलेपला दोनों दर्रा सिक्किम में है। अब अरुणाचल प्रदेश की दर्राओं को देखते हैं लोग कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा स्थित है। तो बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा ये तीनों कहाँ पे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। तीनों कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। थालगाड़ दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोरगाड़ जो दर्रा है वह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा यह केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट है घाट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि मुंबई से नासिक को जोड़ने वाले दर्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो थालगाड़ दर्रा। उसके बाद मुंबई से पुणे को जोड़ने वाले दर्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो भोरगाड़ दर्रा। उसके बाद है पालघाट दर्रा। अब हम लोग देखते हैं लोग भारत का भौतिक विभाजन। दूसरा चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक के विभाजन 6 प्रकार से किया गया है। तो इसमें पहला आता है उत्तर के पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो सबसे पहला है उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत को देखते हैं लोग। इसे 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। उत्तर के पर्वत को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियाँ आती है? तो 4 श्रेणियाँ। सबसे पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा है जास्कर श्रेणी, चौथा है कैलाश श्रेणी। यहाँ पे
ट्रिक भी दिया गया है कलेजा, क से काराकोरम हो जाएगा, ल से लद्दाख हो जाएगा, जा से जास्कर हो जाएगा। इसमें काराकोरम श्रेणी देखते हैं लोग। ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 है। यह चोटी पियोको में स्थित है। इसके 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। K2 जो चोटी है उसके कितने प्रमुख ग्लेशियर हैं? तो 4। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है बाल्टेरो ग्लेशियर, तीसरा है बियाफो ग्लेशियर, चौथा है हिस्पार ग्लेशियर। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। जो जास्कर श्रेणी है वह जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। कैलाश श्रेणी, यह श्रेणी तिब्बत में स्थित है। कैलाश श्रेणी कहाँ पे स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है। दूसरा हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय किससे लाइन द्वारा अलग होते हैं? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। माउंट एवरेस्ट, यह विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में चेमालुग्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी, कामेत पर्वत, आदि कैलाश पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नामचा बरवा आदि पर्वत भी बृहत हिमालय का भाग है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ इससे ऑप्शन में जो दिया गया है नंदा देवी, कामेत पर्वत, यहाँ से ऑप्शन में डाल देगा कि नंदा देवी, कामेत पर्वत, आदि कैलाश, और दूसरा भी ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कौन बृहत हिमालय के भाग हैं। तो ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी, कामेत पर्वत, आदि कैलाश पर्वत और त्रिशूल पर्वत और नामचा बरवा। तीसरी श्रेणी देखते हैं लोग कि हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, इसे लघु या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है या हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत आदि श्रेणियां हैं। ये भी जो इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल की श्रेणी में आता है तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत ये सब लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग हैं, यानी कि उसी की श्रेणी है। चौथा देखते हैं लोग कि शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय यह हिमालय का नवीनतम भाग है। जो शिवालिक है यह क्या है? तो यह नवीनतम भाग है। लघु एवं शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। लघु एवं शिवालिक के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इसे दून या द्वार कहते हैं। पश्चिम में इसे क्या कहा जाता है? तो दून या द्वार कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है। उत्तरी मैदान, इनका निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उनके जमा होने से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। यह 4 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा बांगर। यहाँ पे ट्रिक दिया गया है, भात खाबो। भ से भाबर, त से तराई, खा से खादर, बो से बांगर। प्रायद्वीपीय पठार इसका आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। यह तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो यह पानी से घिरा हुआ है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली पर्वत यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी श्रेणी है। यह वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो अरावली पर्वत है वह वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। यानी कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। जो किस पर स्थित है? तो माउंट आबू चोटी पर स्थित है और उस चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। बिंद पर्वत यह भ्रंश पर्वत है। जो बिंद पर्वत है वह किस प्रकार का पर्वत है? तो भ्रंश पर्वत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। बिंद पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कालुमार या सद्भावना शिखर है।
विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना शिखर या कालूमार है। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत यह ज्वालामुखीय चट्टानों से बना भ्रंश पर्वत है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों से बना भ्रंश पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची यानी कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। किससे पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो सतपुड़ा पर्वत से होता है। पश्चिमी घाट पर्वत, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वत को। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। सह्याद्री को दो भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी सह्याद्री को देखते हैं लोग। इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसुबाई, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहा जाता है? तो उत्तरी सह्याद्री में स्थित जो कलसुबाई चोटी है उसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। और महाबलेश्वर इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महाबलेश्वर। दूसरा भाग है दक्षिणी सह्याद्री, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। अब नीलगिरी पहाड़ी देखते हैं लोग। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, इसकी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा है। यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि यह जो डोडा बेटा है यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। साइलेंट वैली, ये बहुत स्टार पॉइंट है कि साइलेंट वैली यह जैव विविधता सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता के लिए और सदाबहार वनों के लिए। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है साइलेंट वैली? तो केरल राज्य में स्थित है। अन्नाई मलाई पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाई मुड़ी है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जो अन्नाई मुड़ी है वह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है इलायची की पहाड़ी। उसके बाद क्या है? इलायची की पहाड़ी। यह इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। जो इलायची की पहाड़ी है वह क्या है? तो भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। मालवा का पठार, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। मालवा का पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट का चट्टानों से हुआ है। इस पठार पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। मालवा का पठार विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य स्थित है। मालवा का पठार किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य स्थित है। बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। छोटा नागपुर का पठार, यह पठार खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। यहाँ कोयले की अधिकता होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और नोट में दिया गया है कि विश्व का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जर्मनी को। विश्व का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जर्मनी को। और भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला टॉपिक का नाम है दक्कन का पठार। इसका निर्माण लावा से हुआ है। नर्मदा नदी मालवा के पठार और दक्कन के पठार को अलग करती है। जो नर्मदा नदी है वह मालवा के पठार और दक्कन के पठार को अलग करती है। उसके बाद है शिलोंग का पठार। उसके बाद क्या है? शिलोंग का पठार दक्षिण भारत के पठार का भाग है। यह मेघालय के पठार के अंतर्गत आता है। जो शिलोंग का पठार है वह किसके पठार के अंतर्गत आता है? तो मेघालय के पठार के अंतर्गत आता है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में कितनी पहाड़ियाँ हैं? तो 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो,
खासी जयंतिया। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिन राम खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मौसिन राम है वह किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, तो खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं लोग, प्रादेशिक विभाग और विस्तार। तो सबसे पहला है पंजाब हिमालय। इससे को बांटने का आधार क्या था, तो नदी। इसे बांटने का आधार नदी को बनाया गया था। तो यह सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। जो पंजाब हिमालय है वह किन नदियों के बीच में है, तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। उसके बाद है कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित कौन सा हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, नेपाल हिमालय। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय है। अगला टॉपिक है भारतीय मरुस्थल में देखते हैं लोग ठंडा मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, तो लद्दाख। ठंडा मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं या किसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, तो लद्दाख को। उसके बाद है गर्म मरुस्थल। थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है, यानी कि जो थार मरुस्थल है वह कैसा मरुस्थल है, तो गर्म मरुस्थल है। और जो लद्दाख में पाया जाता है वह ठंडा मरुस्थल है। अगला टॉपिक है तटीय मैदान। अगला टॉपिक का नाम है तटीय मैदान। अब हम लोग तटीय मैदान को देखते हैं लोग। तो एक तरफ दिया गया है पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ दिया गया है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में देखते हैं लोग गुजरात का जो तट है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। जो गुजरात का तट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। और जो महाराष्ट्र और गोवा का तट है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कोंकण तट जो होता है, या तो ये कोंकण पूछ देगा कि किस राज्य के तट को कोंकण तट कहा जाता है, या यहाँ से कोंकण दे देगा और राज्य पूछ लेगा। तो महाराष्ट्र एवं गोवा का जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट। कर्नाटक का जो तट है उसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। केरल जो है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जो केरल का तट है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट के। अब पूर्वी घाट में देखते हैं लोग तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा तट है जो वह उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का जो तट है उसे बैगा तट के नाम से जाना जाता है। अब द्वीप समूह। अगला टॉपिक का नाम है द्वीप समूह। चारों ओर जल से घिरे हुए जमीन के भूभाग को द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान एवं निकोबार यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार जो है वह किस खाड़ी में स्थित है, तो यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। यहाँ से बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अंडमान एवं निकोबार है बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है। तो ये याद करने का टॉपिक है कि यह अंडमान एवं निकोबार कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं। इसका निर्माण अराकान युमा पर्वत से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो अराकान युमा पर्वत से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, यानी कि अंडमान एवं निकोबार है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। जो सैडल पीक है यह किस अंडमान में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक दक्षिणी अंडमान और एक के उत्तरी अंडमान। अब कुछ प्रमुख जल अंतराल है, यानी कि कौन सी डिग्री किस जगह को अलग करते हैं, तो 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है वह मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य है। मालदीव एवं मिनिकॉय को कौन सी डिग्री अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करती है। उसके बाद है 9 डिग्री चैनल, यह कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है वह कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान व कार निकोबार को अलग करती है। ग्रैंड चैनल यह सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार को अलग करती है।
पाक स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। पाक स्टेट यह तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो पाक स्टेट है वह तमिलनाडु व श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद है डंकन पास। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास। कोको स्टेट या कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के अलग करती है। कोको स्टेट, कोको द्वीप यानी कि म्यांमार में स्थित है, वह उत्तरी अंडमान को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप समूह, अगला टॉपिक का नाम है लक्षद्वीप समूह। यह प्रवाल भित्ति या मूंगा जीव से यानी कि कोरल रीफ द्वारा निर्मित द्वीप है। जो लक्षद्वीप समूह है वह किससे निर्मित हुआ है? तो कोरल रीफ से। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं, लेकिन केवल 11 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। यह क्षेत्र व जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह क्षेत्र व जनसंख्या के यानी कि दोनों के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी कवरत्ती है। जो लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी है वह कहाँ पे है? तो कवरत्ती है, और यहाँ की भाषा मलयालम यानी कि माहे है। लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कोया जनजाति, अमीनदीवी जनजाति, मेलाचेरी जनजाति आदि, यानी कि 3 जनजातियाँ लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। कोया, अमीनदीवी और मेलाचेरी। अब अगला टॉपिक है भारत की नदियाँ, यानी कि भारत की नदी कहाँ से उनका उद्गम होता है, यानी कि कहाँ से निकलती है, और यानी उसके बाद है उद्गम उनका देखना है। और मुहाना यानी कि कहाँ पे गिरती है या कहाँ पे मिलती है। अगर बड़ी नदियों में जाके मिलती है तो उसे संगम कहा जाता है, और ये बड़े महासागर या सागर में गिरती है तो उसे मुहाना कहा जाता है। और उनके बारे में विशेष चीज़ देखेंगे लोग, तो इसमें सबसे पहला है सिंधु नदी। सबसे पहला नदी का नाम है सिंधु नदी। यह कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के बोखर चूहिमनद यानी कि मानसरोवर झील से। ये इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। और अरब सागर, इसका मुहाना कहाँ पे है? तो यानी कि अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट होता है। सहायक नदियों को कूट की सहायता से मिलाने के लिए दे देता है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। उसके बाद देखते हैं लोग झेलम। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। बेरीनाग झील से और जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी। और यह चिनाब नदी यानी कि इसका संगम स्थल चिनाब नदी झेलम कहाँ पे मिलती है? तो चिनाब नदी में जाके गिरती है। इस नदी को वेदों में वितस्ता कहा गया है। झेलम नदी को क्या कहा गया है वेदों में? तो वितस्ता कहा गया है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। झेलम नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? किशन गंगा। तीसरी नदी है चिनाब नदी। चंद्र तथा भागा दोनों नदियों को मिलने से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। यानी कि ये नदियाँ का ये चिनाब नदी का उद्गम 2 नदियों से हुआ है। पहला नदी चंद्रभागा है और दूसरी नदी का नाम क्या है? भागा। चंद्र है तथा दूसरी भागा। और यह कहाँ पे जाके मिलती है? तो यह सिंधु नदी में जाके गिरती है। इस नदी को वेदों में अश्कनी कहा गया है। चिनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया है? तो अश्कनी कहा गया है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब नदी है वह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद है रावी नदी। यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी को वेदों में परुष्णी या इरावती कहा गया है। ब्यास नदी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से हरिके बैराज के समीप सतलज नदी में जाके गिरती है। ब्यास नदी है जो वह हरिके बैराज के समीप सतलज नदी में जाके गिरती है। इस नदी को वेदों में बिपाशा कहा गया है। ब्यास नदी को वेदों में क्या कहा गया है? तो बिपाशा कहा गया है। इसकी सहायक नदी बाणगंगा है। ब्यास नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? बाणगंगा। सतलुज नदी राक सताल ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सिंधु नदी यानी कि पाकिस्तान में जाके गिरती है। सतलुज नदी कहाँ से? सतलुज नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो सिंधु नदी पाकिस्तान में होता है, या उसका मुहाना सिंधु नदी है। इस नदी को वेदों में सतलुज नदी को वेदों में शत्रुति कहा गया है। सतलज नदी भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जो सतलज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सतलज नदी वह किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है।
उसके बाद है गंगा नदी, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगोत्री के पास किस हिमानी से निकलती है? तो गोमुख हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। जो गंगा नदी है इसका मुहाना कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी। गंगा की सहायक नदी में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा होगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन आदि क्या है? तो गंगा के सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद है यमुना, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से, और यह गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है वह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। यमुना नदी की सहायक नदी को नामों को देखते हैं लोग, तो चंबल नदी है, सिंधु नदी है, और बेतवा नदी है, और केन नदी है। उसके बाद है चंबल नदी जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है और यह यमुना में जाके गिरती है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चंबल है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। जो चंबल नदी है वह देश के सबसे गहरे खड्डों का भी निर्माण करती है। और चंबल नदी की सहायक नदियों में देखें तो पार्वती, क्षिप्रा और बनास नदी है। सहायक नदियों में तो पार्वती है, क्षिप्रा है और बनास नदी आदि हैं। अब है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? इसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में है। यह नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। यह अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद है नर्मदा नदी। यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, यानी कि इसका नर्मदा नदी का मुहाना अमरकंटक से है। कहाँ से? अमरकंटक। और यह अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। और यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि मुहाना, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो खंबात की खाड़ी। यह नदी विंध्य व सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। यह अरब सागर में मिलती है। यह कहाँ पे मिलती है? तो अरब सागर में। उसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी सतपुड़ा में दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जो गुजरात का सूरत शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है महानदी। यह भी अमरकंटक से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी है जो वह कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को। और ये महानदी की सहायक नदी में देखें तो शिवनाथ, अरपा, जोंक, तेल, ब्राह्मणी तथा वैतरणी आदि नदियां हैं। महानदी की शोक नदियों के रूप में शिवनाथ, अरपा, जोंक, तेल, ब्राह्मणी व वैतरणी आदि नदी हैं। उसके बाद है माही नदी। यह बिंद पर्वत से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। उसके बाद है लूनी नदी। यह नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी और यह कच्छ के रण में जाके गिरती है। इसका मुहाना कहाँ है लूनी नदी का? तो कच्छ का रण। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी एकमात्र भारत की कौन सी है? तो लूनी नदी। यह नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यह जो नदी है लूनी नदी वह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। उसके बाद है साबरमती। यह ढेबर या जयसमंद झील से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। साबरमती नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर। उसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा आदि हैं। यानी कि कृष्णा नदी की
सहायक नदियों में देखें तो तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी, कोयना नदी, पंचगंगा नदी, दूधसागर नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा या भीमा आदि सम्मिलित है। उसके बाद है गोदावरी। गोदावरी त्रंबकेश्वर नासिक। गोदावरी नदी त्रंबकेश्वर नासिक के यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। गोदावरी है, जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। इसके अन्य नाम दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कावेरी नदी, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। धार्मिक आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। धार्मिक आधार पर जो कावेरी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी वर्ष से भर प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष भर प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी का नाम क्या है? तो कावेरी नदी। उसके बाद है दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिलती है। यह हुगली की सहायक नदी है। यह हुगली की सहायक नदी है। जो दामोदर नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। अब अगला टॉपिक का नाम है नदियों का समागम। समागम स्थल, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से मिलती है और उसे किस नाम से जाना जाता है उसको देखते हैं लोग। तो इसमें है धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम को क्या कहा जाता है? तो उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो दोनों नदियाँ जहाँ पे मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद है अलकनंदा। अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो वह कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। उसके बाद है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ स्थित है। केवुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो यह लोकटक झील पर तैरता हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है। अब कुछ झीलों को देखते हैं लोग। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील अवस्थित हैं उसको देखते हैं लोग। तो डल झील, उलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये सब झील कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिसमें से डल, बुलर और नागिन झील, ये तीनों ये जो झील है ये हाईलाइटेड है। ये झील को एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डल झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और नागिन झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोग उत्तराखंड में स्थित झीलों को। तो जिसमें पहला है सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, नैनीताल झील, देवताल झील, यानी कि जिस झील में अगर ताल लगा हो वह कहाँ पे स्थित होगा? तो वह उत्तराखंड में स्थित होगा। जैसे नैनीताल झील फेमस है, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपाताल, उसके बाद है सांभर झील, उसके बाद है रालसबंद झील, पिछौला झील। यानी कि यहाँ पे 2-3 ही याद करना है, जैसे सांभर झील और राजसमंद झील और पिछौला झील। 3 को छोड़कर जहाँ पे ताल आ गया वह झील कहाँ पे होंगे? तो उत्तराखंड में होंगे। उसके बाद है राजस्थान में स्थित झीलों को देखते हैं लोग। लून करनसर झील, धेबर व जयसमंद झील, फतेह सागर झील, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे स्थित है? तो यह राजस्थान में है। उसके बाद है डिडवाना झील भी राजस्थान में है।
मणिपुर वाला इंपॉर्टेंट है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में है। तेलंगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, तो कोलेरू झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। अब एक केरल के झीलों को देखते हैं लोग, तो वेम्बनाड झील और अष्टमुदी और पेरियार झील, ये जो तीनों झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टमुदी और पेरियार और वेम्बनाड, ये तीनों झील कहाँ पे स्थित है, तो केरल में। अब अगला टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि भारत में जितने भी जलप्रपात हैं उनको देखते हैं लोग, उनकी स्थिति को देखते हैं लोग, और वह किस राज्य में स्थित है उसको देखते हैं लोग। तो सबसे पहला जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। यह कहाँ किस नदी पर स्थित है, तो यह वराही नदी, इसकी स्थिति यानी कि वराही नदी में है, और यह कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। उसके बाद है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी से। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, तो मांडवी नदी पे है, और यह कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में। उसके बाद है जोग गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे है, और यह कर्नाटक में स्थित है। एना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। गोकक घाटप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात हंसदेव छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र और उनके संस्थान कौन से और मुख्यालय उसका कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय बार बार कई क्वेश्चनों में पूछता है। तो सबसे पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो कटक में है। उसके बाद है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय नागपुर में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। उसके बाद है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो शिमला में है। ये इंपॉर्टेंट है, आलू वाला और ये चावल वाला। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो शिमला में है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो जोरहट में है। उसके बाद है केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय चिकमंगलुरु में है। कहाँ पे, चिकमंगलुरु में है। भारतीय रबड़ अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कोट्टायम में है। भारतीय रबड़ अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय मैसूर में स्थित है। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो बैरकपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय राजमुंद्री में है। कहाँ पे, राजमुंद्री में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय देहरादून में है। अब है चौथा चैप्टर भारत की कृषि। अगला चैप्टर का नाम है भारत की कृषि को देखते हैं लोग। भारत की कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की जो कृषि है वह क्या है, तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र में 50% से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। यह प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि जो कृषि होती है वह किससे, इकोनॉमिक्स के सेक्टर में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के सेक्टर में आता है। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि, 11% भाग पर बंजर भूमि, 25% भाग पर वन और 4% भूभाग पर चारागाह है।
भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस पर 51% भाग पर कृषि योग्य भूमि है और 51% भाग पर कृषि योग्य भूमि का भाग है। उसके बाद 11% भाग पर बंजर भूमि है, 25% भाग पर वन पाए जाते हैं और 4% जो भाग है उस पर चारागाह पाए जाते हैं। ऋतु के आधार पर फसलों को 3 प्रकार होते हैं। ऋतु के आधार पर फसलों को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 3 प्रकार। पहला है खरीफ की फसल, इसे मानसून या वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है। जो खरीफ की फसल होती है उसे मानसून या वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है। इसकी बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। ये जो बुआई है ये इंपॉर्टेंट है और कटाई इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फसल टॉपिक में। तो खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो जून जुलाई में। और कटाई किस महीने में की जाती है? सितंबर अक्टूबर में महीने में की जाती है। खरीफ फसल की इसकी बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, अरहर आदि फसलें आती हैं। ये जो इसके अंतर्गत फसलें आती हैं ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से कोई भी फसल का नाम उठा के पूछ देता है कि ये खरीफ फसल है या रबी फसल है। उसके बाद है रबी फसल, इसे शीतकाल की फसल भी कहा जाता है। जो रबी फसल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो शीतकाल का फसल भी कहा जाता है। इसकी बुआई इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, राई, सरसों, मसूर आदि फसलें आती है। उसके बाद है जायद की फसल, इसे ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जाता है। जायद फसल को ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जाता है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है और कटाई मई जून के महीने में की जाती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, मिर्च, कद्दू आते हैं। यानी कि जायद फसलों के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, मिर्च, कद्दू आते हैं। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन, यानी कि रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर किसे कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को। पीसी कल्चर किसे कहा जाता है? तो मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन करने को पोमोकल्चर कहा जाता है। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर बागवानी को हार्टिकल्चर कहा जाता है। हवा में पौधों को उगाना उसे एरोपोनिक्स कहा जाता है। हवा में पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? एरोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? जल में पौधों को उगाना, यानी कि मृदा रहित कृषि करना वह हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है।